आज 95% समुद्र में होने वाली किडनैपिंग गल्फ ऑफ एडन में होती है। इससे ये एरिया समुद्री डकैती का एक हॉटस्पॉट बन गया है। पूरी दुनिया की कार्गो शिप्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा गल्फ ऑफ एडन के वाटरवे को इस्तेमाल करता है। अक्टूबर 2020 में एक कार्गो शिप जो अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से गुजर रही थी, जैसे ही उस शिप के कैप्टन की नज़र समुद्र की तरफ पड़ती है, उसे नजर आती है कुछ स्पीड बोट्स जो तेजी से शिप की तरफ आ रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो सब शिप के पास आ जाते हैं और चढ़ने के लिए शिप के किनारे पर सीढ़ी लगाने लगते हैं। क्रू के कुछ मेंबर शिप के सेफ रूम की तरफ भागते हैं और कोस्ट गार्ड को कॉल करते हैं, और कुछ क्रू मेंबर उन्हें डराने और दूर रखने के लिए वाटर कैनन्स का यूज करते हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, वो पहले से ही जहाज पर चढ़ चुके थे। इस शिप को हाईजैक करने के बाद पायरेट्स शिप के ओनर के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं। वो मांग करते हैं $60 मिलियन की, और ये नेगोशिएशन इतनी लंबी चलती है कि इसमें महीनों गुजर जाते हैं। इस एरिया में ऐसा हमेशा होता रहता है। आखिर इन सब की शुरुआत हुई कैसे? सोमाली मछुआरे जो अपने एरिया की रक्षा करते थे, वो कैसे आज एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क बन गया है? वो शिप्स जिसे एशिया से यूरोप जाना होता है, उनके लिए सबसे छोटा रास्ता है गल्फ ऑफ एडन। वहाँ से स्वेज कनाल के जरिए मेडिटेरियन सी तक पहुँचा जाता है। स्वेज कनाल ग्लोबल ट्रेड का सबसे बिजिएस्ट हाईवे है। जब 1990 की शुरुआत में सोमालिया की सरकार गिरी, तब ये देश कई टुकड़ों में बंट गया। एक सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में नहीं होने की वजह से छोटे छोटे लोकल ग्रुप्स ने अलग अलग एरिया में कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इस कारण अफ्रीका की 3000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन पर किसी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था। इसका फायदा ईरान और यमन से आने वाली बड़ी मछली पकड़ने वाली जहाज़ों ने उठाया। ईरान और यमन के मछुआरे हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर्स की मछलियाँ गैर कानूनी तरीके से पकड़ते थे। यानी कि जिस कोस्ट लाइन पर सोमालियन लोगों का हक था, वह विदेशी जहाज़ों का इलीगल कंट्रोल हो गया था। और लगभग इसी टाइम पर यूरोपियन कंपनियां जो पहले सोमालिया पर राज करती थी, अपने टॉक्सिक वेस्ट और रेडियो एक्टिव पदार्थ का कचरा सोमालियन समुद्र में डाल रही थी, जिससे वहां के लोकल लोगों के हेल्थ पर बहुत बुरा असर हुआ। 1990 के दशक में सोमाली लोग स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि विदेशी मछुआरे उनकी मछलियां पकड़ रहे थे और अपना कचरा उनके समुद्र में फेंक रहे थे, उस जगह जहां से सोमाली लोगों को रोजगार मिलता था। साथ ही उनके पास ऐसी कोई सरकार नहीं थी जो उनका साथ दे सके। इसलिए सोमालियन लोगों के एक ग्रुप ने इसके खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया और अपनी एक टीम बनाई जो अपने आप को कोस्ट गार्ड कहते थे। अपनी छोटी छोटी नावों का इस्तेमाल करके वो बड़ी नावों को अपने एरिया से निकल जाने के लिए कहते, या फिर वो उनसे जुर्माना वसूलते। कुछ लोग इसे चोरी या वसूली कहेंगे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो बाहरी लोगों से अपनी जगह को बचा रहे थे। 1994 में 30 सोमालियन पायरेट्स एक कार्गो शिप को 5 दिनों तक अपने कब्जे में रखते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें ये लगने लगता है कि वो इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कार्गो से जो कुछ भी मिला उसे उठाया और भाग गए। ये पायरेसी थी, लेकिन किसी के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं थी, इसलिए दुनिया इन घटनाओं से अनजान थी। उन पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन ये सब बदलने वाला था। साल 2004 इंडियन ओशन में आई सुनामी इतिहास की सबसे विनाशकारी सुनामी में से एक थी। इस सुनामी की वजह से 14 देशों में 2,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जो सोमालिया के तटों से भी टकराई और वहां के घरों और नावों को बर्बाद कर दिया। सोमालिया की इकोनॉमी जो पहले से ही खराब थी और खराब हो गई। सुनामी की वजह से समुद्र की गहराई में बड़ा रेडियो एक्टिव कचरा सोमालिया के तटों पर आ गया। यूनाइटेड नेशन की एक जांच में यह पाया गया कि इस रेडियो एक्टिव कचरे की वजह से वहां के लोगों की हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। सोमालिया के कुछ इलाके जो सरकार के कंट्रोल में हैं, वो काफी पीसफुल और सेफ हैं, लेकिन सोमालिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जहां टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बेलगाम है, जो इस देश के अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी नावें हैं और हाईटेक वेपन हैं। बड़ी बड़ी नावें जो उन्हें कोस्ट लाइन से ज़्यादा दूर तक ले जा सकती हैं और जिन पर रेडार सिस्टम लगे हुए हैं, जिससे पायरेट्स आसानी से अपने टारगेट को ढूंढ सकते हैं और छोटी स्पीड बोट्स से अपने टारगेट पर अटैक कर सकते हैं। पायरेट्स कार्गो शिप को ढूंढने के लिए शिपिंग ब्लॉग और डेटाबेस पर नज़र रखते हैं कि कौन सी शिप कब और कहां से निकलेगी। ये खेल अब चोरी, डकैती और गैरकानूनी तरीके से जुर्माना वसूलने से आगे बढ़ चुका था। माइकल स्कॉट, जो एक अमेरिकी जर्नलिस्ट है, उन्हें सोमाली पायरेट्स ने किडनैप कर लिया था
और लगभग 3 साल तक होस्टेज बनाए रखा। There's no answer to payment of the ransom within 3 days, then the kidnappers here will sell me to Al-Shabaab. जिन्हें $1.6 मिलियन की फिरौती लेने के बाद छोड़ा गया। इस फिरौती ने पूरी कहानी पलट दी। समुद्री लुटेरों को ये समझ आ गया था कि शिप को हाईजैक करके होस्टेज बनाए गए लोगों के बदले फिरौती की भारी रकम मांगना कितना आसान है। इसके बाद अलग अलग ग्रुप्स के लीडर्स की नजर इस पर पड़ी। उन्हें आसानी से पैसे कमाने का मौका दिख रहा था। अब उन लीडर्स के द्वारा ही किडनैपिंग के काम को फंड किया जा रहा था। जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा हाईजैकिंग, उतने ही ज्यादा होस्टेजेस। 2008 में अरेबियन सी और इंडियन ओशन में पायरेट्स ने 111 हमले शिप्स पर किए, जिसमें से 42 सक्सेसफुली हाईजैकिंग केसेस थे। सोमाली पायरेट्स ने अब गल्फ ऑफ एडन से दूर जाकर कार्गो शिप्स की हाईजैकिंग शुरू कर दी थी। सिर्फ 2008 में $30 मिलियन से ज्यादा की फिरौती दी गई होस्टेजेस को छुड़ाने के लिए। 2011 तक इस एरिया में 237 पायरेसी के इंसिडेंट हुए। 1200 से ज्यादा लोगों को होस्टेज बनाया गया, जिसमें से 35 लोगों ने कैद में रहते हुए अपनी जान गंवा दी। सिर्फ 2011 में ही $150 मिलियन की फिरौती दी गई। ये सब कंट्रोल से बाहर हो रहा था, लेकिन ये सब तब तक नोटिस में नहीं आने वाला था जब तक इसमें किसी वेस्टर्न कंट्री को कोई नुकसान न हो, जैसे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. लेकिन 2008 में एक घटना घटी। सोमाली पायरेट्स ने एक यूक्रेनी जहाज को हाईजैक कर लिया। इन पायरेट्स को ये पता नहीं था कि इस जहाज में सूडान के लिए टैंक, ग्रेनेड, गोला बारूद और हाईटेक हथियार थे। उन्होंने इसे वापस करने के लिए $35 मिलियन की फिरौती की मांग की और शिप के क्रू मेंबर्स को होस्टेज बना लिया। यहाँ एंट्री होती है अमेरिका की। इस पूरी सिचुएशन पर नजर रखने के लिए यूएस आर्मी को तैनात किया गया, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि पायरेट्स शिप के हथियार चुरा कर ना ले जा सके। आखिर में इन पायरेट्स को 3.2 मिलियन की फिरौती देने के बाद इस शिप को छोड़ा गया। ये इंसिडेंट दुनिया के लिए एक वार्निंग थी, और सबसे बड़ा इंसिडेंट इसके कुछ महीनों बाद हुआ, जिस पर 2013 में एक मूवी बनी, कैप्टन फिलिप्स। एक अमेरिकी कंटेनर शिप ओमान से केन्या जा रहा था। तभी 4 सोमालियन पायरेट्स ने शिप को हाईजैक कर लिया और क्रू को होस्टेज बना लिया। उन्हें छोड़ने के लिए $2 मिलियन की मांग रखी गई। अमेरिकी सरकार की एक पॉलिसी है कि वो नेगोशिएट नहीं करते। 4 दिन बाद अमेरिकन नेवी 4 सील्ड स्नाइपर के साथ हाईजैक हुई शिप के पास पहुंचे। उन्होंने 4 में से 3 पायरेट्स को मार गिराया और क्रू मेंबर को बचा लिया जाता है। इस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान खींचा। सोमाली पायरेट्स की वजह से नहीं, बल्कि वो शिप अमेरिका की थी, इसलिए। इसके बाद से ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा मिलिट्री रिसोर्सेज का यूज़ किया जाने लगा सोमालियन पायरेट्स को रोकने के लिए। 2011 में टॉप पर जाने के बाद यहाँ होने वाले इंसिडेंट में कमी आई। सोमालिया सरकार ने इन लोगों पर कभी ध्यान नहीं दिया। इन लोगों के पास सही से जीने और अच्छा काम करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पायरेसी के पीछे बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है बाहरी लोगों का आना और उनका हक मानना। उनके देश को लूटा गया था। उनके पानी में जहरीला कचरा भरा हुआ है। वो बस जिंदा रहने की कोशिश में पायरेसी की तरफ मुड़ जाते हैं, लेकिन इसे जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सही भी नहीं है। अब दुनिया का ध्यान इनकी तरफ मुड़ा है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो के मुताबिक हर साल शिपिंग इंडस्ट्री को $16 अरब का नुकसान उठाना पड़ता है। आज भी हाईजैकिंग के इंसिडेंट होते रहते हैं। इंडियन नेवी भी सोमालियन पायरेट्स पर नजर रखती है। 16 दिसंबर 2023 को MV रूवेन, जो एक शिप है एक छोटे से देश मोल्टा की, उसे अरेबियन सी में 35 पायरेट्स के द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। उसमें 17 क्रू मेंबर्स भी थे, जिन्हें होस्टेज बना लिया जाता है। क्रू और शिप को छोड़ने के लिए नेगोशिएशन स्टार्ट होता है। नेगोशिएशन इतनी लंबी चलती है कि 3 महीने से ज़्यादा गुजर जाते हैं। आखिर में 16 मार्च 2024 को इंडियन मिलिट्री एक ऑपरेशन स्टार्ट करती है शिप को पायरेट से छुड़ाने के लिए। इंडियन मिलिट्री का ये ऑपरेशन 40 घंटों तक चलता है। 35 पायरेट्स को गिरफ्तार किया जाता है और 17 क्रू मेंबर्स को बचा लिया जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।